नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। यूपी विधानसभा चुनाव बेहद रोचक हो चला है। मौर्य वंश के दो दिग्गज आमने सामने होंगे। स्वामी के हमला पर ढाल बनकर केशव प्रसाद मौर्य रक्षा करेंगे। स्वामी करेंगे बीजेपी पर हमला तो बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य ढाल बनकर रक्षा करेंगे। स्वामी के सियासी हमलों का जवाब देने के लिए केशव प्रसाद मौर्य तैयार। स्वामी प्रसाद मौर्य को केशव प्रसाद मौर्य आज चेतावनी देंगे। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को समझाने के बाद आज चेतावनी देंगे। इन सब के बीच आपको बता दें कि आज स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और ऐसे में बड़ी बात तो यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते ही, माफ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी में शामिल होते ही भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं और ऐसे में उन्होंने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। अलग अलग चीजों को लेकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा अन्य 6 ऐसे बड़े बड़े चेहरे हैं जो शामिल हुए हैं आज समाजवादी पार्टी में। इन सब के बीच अखिलेश यादव ने कहा है कि इस बार 400 के पार। विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से लगातार नेताओं के दल बदलने का सिलसिला जारी है, ऐसे में अब और भी ज्यादा चुनाव रोचक होता नजर आ रहा है। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, अब मौर्य वंश के दो दिग्गज आमने सामने होंगे। एक तरफ जहां स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ कहेंगे तो जवाब केशव प्रसाद मौर्य देंगे। बेहद रोचक होता जा रहा है इस बार का चुनाव। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से आज यहाँ समाजवादी पार्टी में कार्यक्रम हुआ है, उसके लिए समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी केवल यादव गैर एसके वाजपेयी, आपकी आवाज हम तो ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल दर्शकों को बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में क्योंकि शामिल हो गए हैं और ऐसे में लगातार जो बयानबाजी है वो भी देखने को मिल रही है। एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से हमारे साथ। एसके वाजपेयी, बात यही हो रही थी कि लगातार एक तरफ ओबीसी जितने भी नेता हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो दूसरी तरफ ओबीसी नेताओं की नाराजगी भी सामने आ रही है। अब इसके क्या मायने निकाले जाएं? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो समाजवादी पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि समाज के सभी वर्गों को, सभी धर्मों को जोड़ा जाए और लगातार हम देखें तो समाजवादी पार्टी ने, चाहे वो पंजाबी वर्ग से आते हों, सिख वर्ग से आते हों या ओबीसी वर्ग के जो नेता हैं उनको लगातार समाजवादी पार्टी में ज्वाइनिंग कराई जा रही है। चाहे वो बीजेपी के विधायक हों जो ओबीसी वर्ग से आते हैं या फिर मंत्री क्यों ना हो, जिसमें से स्वामी प्रसाद मौर्य हों या उसके अलावा अगर हम देखें तो दारा सिंह चौहान का नाम है या धर्म सिंह सैनी का नाम है। 2 मंत्रियों ने आज आधिकारिक तौर पर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली है, तो जिससे कहीं ना कहीं एक संदेश जरूर देने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है कि जो ओबीसी वर्ग के नेता हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हो, जो गैर यादव वर्ग है, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहा है। और जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज अपने संबोधन में कहा कि 2022 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे और बड़े पैमाने पर करीब 85% लोग हमारे साथ हैं। अब देखना यह है कि जो ये दावे कर रहे हैं उसमें कितना दम है। इसके लिए तो हमको चुनाव का इंतजार करना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी एक हवा जरूर बना रही है और कहीं ना कहीं उस हवा के जरिए एक संदेश पूरे प्रदेश में भेजने की कोशिश हो रही है। जी, एसके वाजपेयी, स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य एक ही बिरादरी से हैं, दोनों एक दूसरे की ताकत जानते हैं। सवाल यह है कि काउंटर कैसे करेंगे दोनों?
बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि अगर हम देखें तो चाहे राजभर की बात करें, चाहे ओम प्रकाश राजभर जो समाजवादी गठबंधन के साथ में है, वहीं अगर हम अनिल राजभर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अगर हम मौर्य वोट की बात करेंगे तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, वहीं अगर हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ है। तो निश्चित है कहीं ना कहीं इस बार लड़ाई जरूर महत्वपूर्ण होने वाली है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह देखना होगा कि किसकी कितनी लोकप्रियता है, क्योंकि निश्चित है कि दावे दोनों तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो लगातार उनके मंत्रियों के बयान आ रहे हैं, उनके प्रवक्ताओं के बयान आ रहे हैं कि इन लोगों के जाने से कोई हमें परेशानी नहीं है, और जो लोग गए हैं शायद उनको यह आशंका थी कि उनका टिकट कट सकता है, इस वजह से वो यहां से गए हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने समझाने की कोशिश की थी स्वामी प्रसाद मौर्य को, और दोनों बेहद करीबी भी हैं। ऐसे में कितना बड़ा नुकसान साबित होगा ये? बिल्कुल नुकसान निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि अगर हम देखें तो 2017 में जब ये सभी नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे तो बीजेपी एक बड़े बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई थी। 336 सीटों का आंकड़ा था जो बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का था। निश्चित है कि बीजेपी ने उन सभी नेताओं को बड़े पदों पर भी बैठाया, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य रहे हों, उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री थे। उसके अलावा अगर हम धर्म सिंह सैनी की बात करें तो आयुष मंत्रालय उनके पास था। वहीं अगर हम दारा सिंह चौहान की बात करें तो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय उनके पास था। तो निश्चित है कि बीजेपी ने कोशिश की उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की, फेस करने की, और बावजूद इसके जिस तरीके से कहीं ना कहीं चीजें हुई हैं, अगर हम दारा सिंह चौहान की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी वर्ग में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और निश्चित है कि एक बड़ा पद उनके पास में रहा है और लंबे वक्त तक वो इस पद से भी जुड़े रहे। जहां वो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, वहीं एक बड़ा संगठन का पद भी उनके पास था। हालांकि आज वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं, तो निश्चित है कि बीजेपी के लिए थोड़ा परेशानी जरूर होगी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी है, क्योंकि बीजेपी उत्तर प्रदेश से लेकर देश की सत्ता तक काबिज है। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर मंथन का दौर। स्वामी प्रसाद मौर्य की जो नाराजगी हमने देखी है, उसके पीछे का सबसे बड़ा फैक्टर क्या समझा जाए इसके वाजपेयी? बिल्कुल, जैसा कि हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो लगातार उनको मौसम वैज्ञानिक माना जाता है। जब जब सत्ता आई है वो कहीं ना कहीं सत्ता के करीब रहे हैं, चाहे बीएसपी की सरकार में 5 साल वो कैबिनेट मंत्री रहे हों, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5 साल कैबिनेट मंत्री रहे। अब उनको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता बदल सकती है, तो कहीं ना कहीं अब वो पहले से सुरक्षित ठिकाने की तरफ आए। तो निश्चित है एक कारण ये भी है, और दूसरे कारण की हम बात करें तो उनके ठीक है, एसके वाजपेयी आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। बेबी रानी मौर्य आगरा दक्षिण से चुनाव लड़ सकती हैं। आगरा दक्षिण से चुनाव लड़ सकती हैं पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। केंद्रीय चुनाव समिति ने बेबी रानी मौर्य का नाम फाइनल कर दिया है। तो बेबी रानी मौर्य चुनाव लड़ सकती हैं, और वो भी आगरा दक्षिण से वो चुनाव लड़ सकती हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। अवनीश विद्यार्थी एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश जी, बेबी रानी मौर्य आगरा दक्षिण से चुनाव लड़ सकती है, हालांकि कितना ज्यादा असर इसका पड़ेगा चुनाव पर, और क्या समीकरण बनेंगे? जी, काफी महत्वपूर्ण फैसला है, और अगर बेबी रानी मौर्य को इस तरह की भूमिका दी जाए कि उनको चुनाव मैदान में उतारा जाए, विधानसभा का चुनाव उन्हें लड़ाया जाए। आगरा की रहने वाली हैं, और सियासत में उतार चढ़ाव जिस तरह से उनकी सियासत में आया, उनको राज्यपाल बनाया गया उत्तराखंड का, उसके बाद फिर अचानक से ही उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले उनको उत्तराखंड के राज्यपाल से उनका इस्तीफा कराया गया और उनको सक्रिय राजनीति में वापस भेजा गया, और दोबारा बीजेपी ने उनको जहां एक तरफ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, दूसरी तरफ उनको सियासी भूमिका दी जाएगी, इस बात को लेकर के बहुत सारी अटकलें थी। कुछ दिनों पहले जब उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा था, तब भी बेबी रानी मौर्य को डिप्टी सीएम या किसी और महत्वपूर्ण मंत्रालय से जोड़े जाने की बात भी लगातार चर्चा में थी। अब जब बेबी रानी मौर्य को सरकार में बीजेपी ने ये फैसला किया है कि अब उनको विधानसभा के आगामी चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर आगरा दक्षिण की सीट से लड़ाया जाएगा, नहीं पहले चरण में ही वो उम्मीदवार होंगी चुनाव में, तो ये काफी निर्णायक मसला हो सकता है। बेबी रानी मौर्य के भविष्य को लेकर के, उनके सियासी रसूख को लेकर के कहीं न कहीं बीजेपी आलाकमान के दिमाग में कोई ना कोई ऐसी एक भूमिका है, जिस भूमिका के संदर्भ में बेबी रानी मौर्य को वापस दोबारा जो है लाया गया है सक्रिय सियासत में। उनको विधानसभा का चुनाव भी लड़ाया जा रहा है, यानी पार्टी ने उनके बारे में गंभीर विचार रखा है। दूसरी तरफ आगरा और आसपास का इलाका
दलित पॉलिटिक्स के लिए एक तरीके से कहें कि प्रयोगशाला रहा है। उस इलाके में बीएसपी का खूब दबदबा रहा है। तो अब जब बीएसपी पॉलिटिकल तौर पर उत्तर प्रदेश की सियासत में कमजोर हो रही है, तो उसके खिसकते जनाधार का से जो वोट बैंक निकलता है उसको बीजेपी कहीं ना कहीं अपने साथ जोड़े रखना चाहती है। और इसलिए एक तरफ जहां ओबीसी और अदर बैकवर्ड कास्ट में नॉन यादव नॉन कुर्मी जातियों को एक साथ जोड़ने की कोशिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है दलित वोट बैंक को अपने साथ सजोने की कोशिश भी बीजेपी की है। इसीलिए उसमें एक नेतृत्व देने की कोशिश के रूप में बेबी रानी मौर्य को आगरा दक्षिण से उम्मीदवार के तौर पर लड़ाया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवनीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो वहीं यूपी चुनाव से पहले बढ़ा सपा का कुनबा। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं, धर्म सिंह सैनी भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, बिल्हौर विधायक भगवती प्रसाद भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, विधूना से विधायक विनय शाक्य भी सपाई बने हैं, तिलहर विधायक रोशन लाल वर्मा भी सपा में शामिल हुए हैं, शिकोहाबाद से विधायक मुकेश वर्मा भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, तिंदवारी से विधायक ब्रजेश प्रजापति ने लाल टोपी पहनी है, तो वहीं विधायक अमर सिंह चौधरी ने भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। ज्वाइनिंग लिस्ट में बीजेपी के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, बीजेपी के जो मंत्री हैं डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, वो जो तमाम नेता हैं ये आज शामिल हुए हैं समाजवादी पार्टी में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक चुनाव के पहले जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं वो समाजवादी पार्टी का दामन थामते नजर आए। क्रिकेट खेलना नहीं जानते। अगर वो क्रिकेट भी जानते होते अब तो उनसे कैच छूट गया। इसलिए मैं सबसे पहले आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जैसा कि उन्होंने अपनी बात में कहा कि जिस तरफ वो चल देते हैं सरकार उन्हीं की बन जाती है, और इस बार भी पहले की तरह अकेले नहीं चले हैं, बड़ी संख्या में अपने साथ लोगों को लेकर के आए हैं। ये जो लोग गिनती गिन रहे थे, कभी 80 कभी 20 और कहते थे 3/4 सीटें जीत करके आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने कहा था कि मुख्यमंत्री जी कोई रटने वाला अध्यापक लगा लो जो आपको रटाए, क्योंकि 4.5 साल में आपने बिजली का कारखाने का नाम नहीं रट पाए। अब मुझे लगता है कि रटने के साथ साथ उन्हें गणित का भी अध्यापक रहना पड़ेगा। ये जो 80 और 20 की बात कर रहे हैं, 80% लोग तो समाजवादी पार्टी के साथ समर्थन में खड़े ही हो गए थे। उन समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन था उसके साथ खड़े ही हो गए थे। और जिन जिन लोगों ने आज मंच को देखा होगा, इस मैदान को देखा होगा और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात सुनी होगी, 20% भी उनके खिलाफ हो गए होंगे। तो अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है, अब कोई रोक नहीं सकता। और जो लोग 3/4 की बात कर रहे थे, सच्चाई है कि वो 3 और 4 सीट की बात कर रहे हैं। और मैं आप सबको, आज बहुत ही शुभ दिन है। इधर नए साल के बाद ये त्योहार ऐसा है, बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और हमें लगता है सरकार के लोगों को पहले ही पता लग गया था कि यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ, धर्मपाल सैनी जी के साथ, धर्म सिंह सैनी जी के साथ बड़ी संख्या में लोग आ रहे होंगे। हमारे मुख्यमंत्री पहले ही गोरखपुर चले गए।
हालांकि उनकी किसी ने टिकट बुक कर रखी है, वो 11 तारीख की टिकट थी, लेकिन आप लोगों के आ जाने से आज ही वो गोरखपुर चले गए। और जरूरी है इन्हें वापस भेजना, इसलिए जरूरी है इन्हें वापस भेजना कि अगर पीछे मुड़ के देखें हम तो उत्तर प्रदेश को इन्होंने बर्बाद कर दिया। तो चुनावी मौसम में सियासी सौदेबाजी का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। रामवीर उपाध्याय अपने बेटे बेटी को लड़ाना चाहते हैं चुनाव। बीजेपी में रामवीर उपाध्याय चुनाव लड़ाना चाहते हैं चुनाव। हाथरस से मेरे बेटे और आगरा से बेटी को टिकट दें, उनका कहना है। बीजेपी को फिलहाल रामवीर उपाध्याय का प्रस्ताव मंजूर नहीं है। बात नहीं बनी तो बैकडोर से चल रही सौदेबाजी की बात, बैकडोर से चल रही सपा से सियासी सौदेबाजी की बात। तो आपको बता दें कि अब रामवीर उपाध्याय भी चाहते हैं अपने बेटे बेटी को टिकट देना, लेकिन अब इसको लेकर कोई बातचीत नहीं बनी है। तो आपको बता दें कि लगातार जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो टिकट को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं। तो दूसरी तरफ हर कोई चाहता है कि उनके अपने चुनाव लड़ें, उनके अपनों को टिकट मिले। एसके वाजपेयी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। एसके वाजपेयी, रामवीर उपाध्याय जो कि भारतीय जनता पार्टी के अच्छे खासे जाने माने नेता हैं, वो चाहते हैं बेटे बेटी को टिकट दे, लेकिन अब इसको लेकर कोई बातचीत नहीं बनी है। क्या ताजा जानकारी मिल रही है इस मामले में? बिल्कुल, अगर हम देखें तो रामवीर उपाध्याय बीएसपी से लंबे वक्त से जुड़े रहे। 1996 में बीएसपी में आए, उत्तर प्रदेश में पर्यटन, परिवहन, उसके अलावा ऊर्जा मंत्री रहे। और अब वो चूंकि बीएसपी ने उनको निलंबित कर दिया था पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते, जिसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के करीबी रहे और लगातार बीजेपी में उनका आना जाना रहा, बीजेपी के नेताओं से उनकी करीबियां रही। और अब आज उन्होंने आधिकारिक तौर पर अपना इस्तीफा जरूर बीएसपी की सदस्यता से दे दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी से टिकट जरूर चाहते हैं अपने बेटे बेटी के लिए। तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी परेशानी का सबब जरूर है और कोशिश भी होगी कि कहीं ना कहीं एक परसेप्शन जो बनेगा कि एक ही परिवार के लोगों को टिकट का, कहीं ना कहीं उसको भी तोड़ा जाए। उसको लेकर बीजेपी जरूर असमंजस की स्थिति में है। फिलहाल उनका जो उनकी मांग थी वो पार्टी पूरी नहीं कर रही है। अब देखना यह है कि आगे इसके क्या होता है। समाजवादी पार्टी में अगर वो आते हैं तो समाजवादी पार्टी में उनकी बात कहां तक मानी जाती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए भी परेशानी है कि अगर वो वहां आते हैं तो जो उनका अपना मूल कैडर है, आखिर उसको वो कैसे एडजस्ट करेंगे। क्योंकि जो नेता लगातार दूसरी पार्टियों से सपा में आ रहे हैं, अगर उनका एडजस्टमेंट होगा तो कहीं ना कहीं जो सपा का अपना कैडर है वो कहां जाएगा। ये बहुत सारे सवाल हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं ऐसे नेताओं के आगे जरूर परेशानी है जो इस तरीके की मांग लेकर समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। अब देखना यह है कि इन सारी चीजों के बाद क्या हल निकलता है, कहां उनको जगह मिलती है। हालांकि एक अगर हम ट्रेंड देखें तो जरूर चल रहा है कि किसी भी पार्टी से नेता निकल रहा हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कहीं ना कहीं उसका रुख समाजवादी पार्टी की तरफ हो रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत होगी या उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी कर सकती है। तो ये एक बड़ी वजह है कि लगातार नेता समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको और उनके अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा पार्टी में तरजीह मिले, टिकट मिले। इस चाह में लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से आ रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों का एडजस्टमेंट किस तरीके से करती है, कैसे उनका जो एडजस्टमेंट हो करते हुए अपने लोगों को भी संतुष्ट करती है। जी, एक सवाल और है कि जहां से टिकट मांगा जा रहा है वो है हाथरस और आगरा। वो चाहते हैं कि हाथरस से उनका बेटा लड़े और आगरा से उनकी बेटी लड़े चुनाव। तो क्या ये दोनों ही सीट में संभावनाएं हैं? सवाल ये है। अगर हम हाथरस की सादाबाद सीट की बात करें तो वहां से धर्मवीर उपाध्याय खुद विधायक रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में, मायावती की सरकार में मंत्री रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो सीट जरूर उनको देने पर पार्टी विचार कर सकती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी। लेकिन जो आगरा की सीट है, निश्चित है कि उनके लिए आसान नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी के लिए भी परेशानी है कि ज्यादातर टिकट फाइनल हो चुके हैं। जो बूथ कार्यकर्ता थे, जो सेक्टर प्रभारी थे, उन्होंने अपनी जो रिकमेंडेशंस हैं वो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय को भेजी थी। और प्रदेश के जितने भी बड़े नेता, चाहे मुख्यमंत्री
योगी हो, दोनों डिप्टी सीएम हो, संगठन महामंत्री हो, इन सभी की बैठक दिल्ली में कोर ग्रुप की बैठक हो चुकी है, जिसमें कहीं ना कहीं ज्यादातर चीजें फाइनल हो चुकी हैं। तो बीजेपी नहीं चाहती है कि चुनाव से पहले कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जिसमें उसके अपने लोगों में कोई नाराजगी हो। तो ये बड़ी वजह है कि कहीं ना कहीं रामवीर के जो 2 टिकटों की मांग है वो जरूर थोड़ा सा कठिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। ठीक है, एसके वाजपेयी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी जारी कर सकती है पहले चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट। बीजेपी की पहली लिस्ट में 172 उम्मीदवारों के नाम हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में यह फैसला हुआ है। 19 जनवरी को सीईसी की अगली बैठक होगी। तो बीजेपी की पहली लिस्ट आज सामने आ सकती है और ऐसे में आपको बता दें कि लिस्ट में सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखा गया है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जातीय फैक्टर को ध्यान में रखा गया है। सवर्ण 21 नाम शामिल हैं सवर्ण के, ओबीसी के 22, एससी 8, जाट 11, गुर्जर 5, ब्राह्मण 7 और राजपूत 9, वैश्य 4। यानी कि बीजेपी की जो पहली लिस्ट है उसमें कौन से नेता शामिल होंगे, किस बिरादरी से ये नेता आते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं कि इस लिस्ट में जातीय फैक्टर को कैसे डिवाइड किया गया है। जाति के हिसाब से कितने नेता इसमें किस किस जाति के शामिल हैं, कैसे साधा गया है हर जाति को, ये हम आपको बता रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो पहली लिस्ट है वो सामने आज आ सकती है। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, क्या जानकारी मिल रही है? भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट सामने आ सकती है, कितनों के टिकट कटेंगे और कितने नए चेहरे होंगे, क्या संभावनाएं? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं दिल्ली में 3 दिनों तक मंथन चला है। टिकटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर मंथन चला और तमाम तरीके के उसमें प्रत्याशियों के नाम को शॉर्टलिस्ट किया गया। आखिरकार केंद्रीय चुनाव समिति के मुहर के बाद उन पर कहीं ना कहीं अंतिम मुहर, अगर हम बात करें, करीब 172 प्रत्याशियों के नाम पर कहीं ना कहीं फाइनल मुहर लग चुकी है। ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि आज देर शाम तक या संभवतः कल तक ये पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। निश्चित तौर पे कई जो चेहरे हैं उनके नाम दूसरे हो सकते हैं, यानी कि टिकट भी कटे होंगे। हालांकि जब तक फाइनल लिस्ट सामने नहीं आती है कहना मुश्किल होगा कि किन चेहरों के टिकट कटे हैं। हालांकि सूत्र यही बताते हैं कि 10 से 15 जो टिकट है वो कटे हैं। करीब अगर हम बात करें तो पहले चरण के चुनाव है पश्चिमी क्षेत्रों में, तो उसको देखते हुए ये जो लिस्ट है वो बनाई गई है। करीब 3 चरणों के जो प्रत्याशी हैं उनके नाम फाइनल किए गए हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो लिस्ट है वो कल तक आ सकती है या आज देर शाम तक ही आ जाए, क्योंकि जिस प्रकार से मंथन चला, जिस प्रकार से चिंतन चला, खुद प्रधानमंत्री भी एक सीट पर अपनी उन्होंने राय दी और फीडबैक लेकर इस प्रत्याशियों को चुना गया, लिस्ट बनाई गई। अगर आपने देखा होगा कि किस प्रकार से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने के बाद तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, पदाधिकारी थे, वो सीएम योगी से मिलने यूपी सदन तक पहुंच गए थे। कई विधायक कहीं ना कहीं नाराज भी चल रहे हैं। शायद उन्हें चिंता है इस बात का ही है कि उनके जो टिकट है वो काटे जा चुके हैं। इसके लिए भी तमाम जो विरोध है वो भी हो रहे हैं। आज भी आपने देखा किस प्रकार से कई विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, भारतीय जनता पार्टी के। तो तमाम जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आएंगी। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपना जातिगत समीकरण भी भारतीय जनता पार्टी को सेट करना था। और खासतौर पर अगर हम बात करें तो जाट का क्षेत्र माना जाता है, पश्चिमी क्षेत्र जाटों का क्षेत्र कहा जाता है। ऐसे में किसान आंदोलन की वजह से कितना प्रभावित ये क्षेत्र रहा है, इसको भी देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने तमाम रणनीतियां बनाई है। हालांकि सूत्र यही बता रहे हैं कि जो सिटिंग मंत्री हैं उनके टिकट नहीं काटे गए हैं और तमाम बड़े चेहरों के टिकट नहीं काटे गए हैं। कुछ टिकट जरूर काटे गए हैं जिस पर कई प्रत्याशियों की नाराजगी है। उनके समर्थक भी कल यूपी सदन पहुंचे हुए थे सीएम योगी से मिलने। बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार कोरोना के भी एक तरफ केसेस सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी की रैली से जुड़ी बड़ी खबर, सपा की रैली में कोरोना नियमों का उल्लंघन किया गया है। डीएम ने कहा है कि बिना अनुमति के समाजवादी पार्टी की रैली हुई है। पुलिस टीम सपा कार्यालय भेजी गई है। डीएम का कहना है कि मामले में आवश्यक कार्रवाई की तैयारी की गई है। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है और कहा है कि कोरोना के जो गाइडलाइंस है उनका उल्लंघन किया गया है।
तो चुनाव आयोग ने ये पहले ही कह दिया था कि अब जो भी रैलियां हैं, जो भी प्रचार है, उसको वर्चुअली किया जाए। लेकिन यहां तस्वीर एकदम उलट नजर आई। यहां पर लोगों की भीड़ नजर आई, जिसके चलते डीएम ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करने की अब बात कही है। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, चुनाव आयोग ने पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि कोरोना के केसेस लगातार सामने आ रहे हैं, इसीलिए जो भी प्रचार करना है, जो भी कार्यक्रम करने हैं, उन्हें वर्चुअली किया जाए। बावजूद इसके कोविड के नियमों का उल्लंघन करने के बाद अब डीएम ने कार्रवाई की बात कही है। क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि समाजवादी पार्टी में आज बड़ा कार्यक्रम था जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के 2 मंत्री रहे, साथ ही साथ आधा दर्जन से ज्यादा विधायक थे, कई पूर्व विधायक थे जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे थे। और कहीं न कहीं उनके शामिल होने के दौरान उनके समर्थकों की भी भीड़ थी, जिसको जिला प्रशासन की तरफ से संज्ञान लिया गया, क्योंकि डीएम ही जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ का चार्ज भी उनके पास जिलाधिकारी के तौर पर है। और ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं जो कोविड नियम है जिनका पालन कराने के निर्देश थे चुनाव आयोग की भी तरफ से, साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय की भी गाइडलाइन है कि कहीं भी कोई भीड़ न इकट्ठी की जाए। साथ ही साथ चुनाव आयोग ने वर्चुअल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सारे प्रोग्राम करने के निर्देश दिए थे। अब चूंकि जो ज्वाइनिंग थी उसमें कहीं न कहीं समर्थक जरूर पहुंचे थे और इन समर्थकों को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से की वीडियोग्राफी कराई गई है। और वीडियोग्राफी कराने के बाद ऐसा कहा गया है जिला प्रशासन की तरफ से कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी तथ्य मौके से मिले हैं उनको देखा जाएगा। उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा कि आखिर किस तरीके से इन सारी चीजों पर कार्रवाई हो, क्योंकि निश्चित है कहीं न कहीं लगातार ये चीजें आ रही थी कि कहीं भी गैदरिंग ना हो, भीड़ ना इकट्ठी की जाए। तो उन सारी चीजों को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से कदम उठाए गए हैं। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन की इस वीडियोग्राफी के बाद आखिर किस तरीके की कार्रवाई उन लोगों पर होती है जो कहीं न कहीं इसमें भीड़ के रूप में बड़े पैमाने पर शामिल होने के लिए आए थे। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए एसके वाजपेयी। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।